हाँ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोटर कार फैसिलिटी और उसमें देखे थे हमने जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या उसके क्वेश्चन की किस किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एकोमोडेशन की, क्योंकि देखिए यहां पर एकोमोडेशन से रिलेटेड हमारे पास 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो हाउस रेंट अलाउंस था और एक हमने देखा था दूसरा हाउस रेंट अलाउंस देखा था और एक हम देख रहे हैं किसका, रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाउस रेंट अलाउंस वो वर्कर ज्यादातर यूज करते हैं जो होम टाउन है उनका और उसी में जॉब है, तो वो फैसिलिटी नहीं लेते, क्योंकि वो क्या करते हैं, घर पे रह लेते हैं और वहां पर अलाउंस का बेनिफिट उठा लेते हैं और अपना इनकम थोड़ी जेब में आ जाती है, पैसा आ जाता है। सेम अब बात आती है रेंट फ्री एकोमोडेशन में। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो बाहर जॉब पे जाते हैं तो उनका मूड क्या होता है, सबसे पहले तो कि कौन ढूंढेगा किसी तरह से, तो एम्प्लॉयर जो उनको प्रोवाइड कराता है उसकी बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी एक चार्जेज होता है, फिक्स चार्जेज उनकी सैलरी से कट जाता है, तो वो उस पेमेंट को उसको पेमेंट करते हैं। तो देखिए या तो फ्री देता है या चार्जेस लेता है। तो देखते हैं इसके अंदर रेंट फ्री एकोमोडेशन में किस किस तरह से इसको बेनिफिट मिल सकता है, किस तरह के वर्कर को मिल सकता है, वो सारे पॉइंट हमारे पास रहेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जिस जिस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमारे पास 2 पार्ट्स में एलोकेट करते हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस पर क्या रहेगा, एंड सेकेंड पार्ट हमारे अदर एम्प्लॉय। ये चार्ट में हम इसलिए बताते हैं ताकि चार्ट पूरा का पूरा आपको याद रह जाता है और इससे आराम से आप इसे यूज करके आगे तक काम में ले सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लगेगा फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को क्या दे रखी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है, तो यहां पर देता है एज पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल क्या कहता है, उस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज लेंगे। गवर्नमेंट रूल का चार्ज क्या हो सकता है तो डिस्कस कर लेते हैं इस पे। जैसे अगर कहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक मकान प्रोवाइड कर रखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पता कैसे लगेगा ये भी क्लियर है, वो कलेक्टर है, इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ इस तरह के वर्ड यूज करेगा। तो देखिए यहां दिया मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना, एकोमोडेशन दे रखा है और साथ में उनकी सैलरी का उसमें से 4% पार्ट काट लिया जाता है। कितना, 4%। उनकी सैलरी कितनी है, सैलरी है उनकी 2 लाख रुपए, तो उनकी सैलरी से कितना कटता है, पेड कितना करते हैं वो 4%, यानी 8,000 रुपए वो पर मंथ गवर्नमेंट को देते थे, या साल का होगा एनुअल तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को एक रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है, उनकी सैलरी से उससे 4% वसूल किया जाता है। अगर वो उसको ना देते, मिस्टर एक्स को ना देते या किसी और से करते, प्राइवेट एम्प्लॉय या कोई और इसको यूज करता, तो उसको इतना पेमेंट करना पड़ता कि वो 8% के बराबर होता या उसकी सैलरी के 7% के बराबर होता। यानी गवर्नमेंट ने क्या लिया, उससे 7% की जगह कितना लिया, 4% लिया, तो कितना कम लिया वो हम उसकी फैसिलिटी में चार्ज कर देंगे। तो देखिए 7% दिया और जबकि गवर्नमेंट ने कितना वसूल किया उससे 4%, तो कितना लगना चाहिए 3%। तो यहां पर जो फैसिलिटी वैल्यू होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो 3% होगी। ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इसलिए हमने बोला क्योंकि गवर्नमेंट का वो क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा साथ में कि इतना % लेते थे और इतना % ले सकते थे। लिया कितना, कम लेना चाहिए था इतना 7%, बट लिया कितना 4%, तो जितना कम लिया वो फैसिलिटी की वैल्यू होगी। जैसे यहां पर 6,000 रुपीज अगर पर मंथ है तो पर मंथ, पर एनम है तो पर एनम आपका चार्ज लगेगा।
क्लियर है? आगे चलते हैं इसके अंदर अब हम प्राइवेट एम्प्लॉय पर। तो प्राइवेट एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करते हैं, क्या रहता है ये हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ABCD में से जवाब देना है आपको। आगे चलिए नेक्स्ट, इसे हमने 3 पार्ट्स में एलोकेट कर लेना है। When house owner employer और दे रखा है, यदि आपने किस पे ले रखा हो, किराए पर, तो इफ रेंट। सेकेंड, होटल की कंडीशन, एक रेंट की कंडीशन में, एक होटल की कंडीशन में, 3 कंडीशन हमारे पास है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 3 तरह से मकान प्रोवाइड करा सकता है। पहला, खुद बिल्डिंगें खरीद ले और उनमें रहने के लिए दे। जैसे कई जगह हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने क्या कर रखे हैं, खुद के रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बना रखी हैं जिनमें अपने वर्कर को रहने के लिए दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वर्कर की जब भी जरूरत पड़ती है तो उसे वहां से आराम से बुलाया जा सके, वर्कर टाइम पर ऑफिस में पहुंच जाए, टाइम पर अपनी फैक्ट्री तक पहुंच जाए। इसलिए उन्हें उसी परिसर के अंदर क्या दी जाती है, बिल्डिंगें प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे कॉलेज और स्कूल भी एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वर्कर को, ताकि एम्प्लॉय को, ताकि वो इजी वे में टाइम पर ऑफिस पहुंच जाए, टाइम पर स्कूल पहुंच जाए। और तो उनके लिए किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहां बात कर रहे हैं हम जब मकान किसका हो, एम्प्लॉयर का हो। जैसे हमें पता चलेगा कि मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो मुझे पॉपुलेशन देखना है, क्योंकि यहां पर जो चार्जेस लगेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, पॉपुलेशन का। जिस जगह वर्कर रह रहा है वहां की पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फैसिलिटी वैल्यू काउंट होती है। तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए साथ के साथ कि क्या करना चाहता है। जैसे अदर एम्प्लॉय है तो अदर एम्प्लॉय में फिर ये देखेंगे कि मकान किसका है, किराए पर ले रखा है तो ये वाला रूल लगेगा, होटल में रुकाया है तो ये रूल लगेगा, और अगर मान लीजिए मकान एम्प्लॉयर का है तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन देखेंगे। तो पॉपुलेशन देखने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट उस सिटी की पॉपुलेशन, तो इसे शॉर्ट में हम लिख रहे हैं if population less than 10 lakh then facility value $7.5% of सैलरी का कितना, 7.5% लेंगे। सेकेंड, if population more than 10 lakh but less than 25 lakh, टैक्स में हर साल रूल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए लिमिट और अमाउंट का जरूर ध्यान रखें। देन फैसिलिटी वैल्यू %10 ऑफ सैलरी। वहां पर सैलरी की वैल्यू परसेंटेज क्या होगी, 10% के अकॉर्डिंग, यानी फैसिलिटी वैल्यू क्या होगी, सैलरी का 10%। एंड थर्ड, इफ पॉपुलेशन more than 25 lakh then facility value %15 of सैलरी। ये जो हम पूरा रूल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का। ये जो दे रखे हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कह सकते हैं। मैं यहां पर इसको अनफर्निश्ड कर देता हूं।
अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निश्ड कैसे करेंगे वो हम लास्ट में बताएंगे। ये जो वैल्यू निकलेगी इसके अंदर क्या ऐड कर देना चाहिए वो फर्निश्ड एकोमोडेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां तक का मैंने रूल लिख दिया। क्या दिया देखते हैं। फर्स्ट, if population less than 10 lakh then facility value 7.5% of salary। सैलरी मीन्स क्या, तो मेंशन करता हूं, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA if प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। ऑल टैक्सेबल अलावेंस, इन अलावेंस वगैरह से रिलेटेड मैंने मेरे इसके अंदर वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं। अलावेंस वगैरह से रिलेटेड मैंने पहले डाल दी है, सारी वीडियो तैयार पड़ी हुई हैं, आप उनको देखें, उनमें सब दे रखा है हमने इसके अंदर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, अंदर आपको और मिल जाएंगे। सैलरी, बेसिक सैलरी हो गया, DA इफ बोनस प्लस कमीशन। बात आती है इफ क्या, तो इफ के लिए हमने वो भी पहले मेंशन कर रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। इफ अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कहेगा क्वेश्चन के अंदर सेवा शर्तों के अनुरूप, अगर वो रिटायरमेंट का पार्ट है DA तो इफ कंडीशन फुलफिल करता है सो यहां पर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे कमीशन के लिए भी है, इफ होगा तो इंक्लूड करेंगे। अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बने, तो या चाहे तो आगे का भी देख लीजिए। रेंट, अगर रेंट पे प्रोवाइड कर रखा है तो इसकी क्या रूल होगा, तो रेंट में देखिए, रेंट में आता है क्या, पहला फर्स्ट एक्चुअल रेंट पेड एंड सेकेंड 15% ऑफ सैलरी, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। फैसिलिटी वैल्यू क्या होगी, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगी वही हमारी क्या होगी, फैसिलिटी की वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी कम। नेक्स्ट हमारे पास है अगर होटल की कंडीशन आती है, देखिए यहां पर कुछ नहीं सोचना, रेंट पेड दे रखा, क्वेश्चन में गएगा कि कितना रेंट पे किया, क्वेश्चन में देगा। अगर क्वेश्चन में कहता है फेयर रेंट तो हम ये मानेंगे कि मकान किसका है, एम्प्लॉयर का। फेयर रेंट मींस उचित किराया, ऐसा किराया वो होता है, उचित किराया उसे कहते हैं। उसी तरह का उसी लोकेशन में सेम टाइप का कोई भी मकान अगर बना हुआ है तो वो कितने पर उठा हुआ है उसको कहते हैं। जैसे मेरे पास कोई आता है, मेरा मकान है, मेरे से कहता है भैया आपके मकान का किराया क्या होगा, कि यार मुझे पता नहीं है, बट सेम लोकेशन का तीसरे नंबर पे एक मकान है जिन्होंने पूरा इसी तरह का मकान किराए पर दे रखा है, 15,000 रुपए में जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो 15,000 दिया, मैंने क्या कहा, मेरे का तो नहीं पता बट उसका पता है मुझे कि ये 15,000 पर मंथ में जा रहा है, इसका मतलब उसका फेयर रेंट क्या हो गया, 15,000। तो एक्चुअल रेंट होता है खुद के मकान का, दूसरे का मकान का मींस मेरी जैसी लोकेशन में सेम टाइप का कोई दूसरा मकान है तो उसे हम क्या कहेंगे, फेयर रेंट की उसका इतना किराया। तो वहां पर खुद मालिक नहीं होगा। तो जहां क्वेश्चन में फेयर रेंट दे रखा है वहां पर क्या होगा, इसका मतलब मकान किसका है, खुद का, तभी तो नहीं बता पाया। और जहां एक्चुअल रेंट पेड दे रखा होगा तो इसका मतलब रेंट पर ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, तो एक्चुअल रेंट पेड जितने पीरियड लिया उतने का। जैसे 8 मंथ है तो 8 मंथ की मुझे सैलरी लेनी है, 15% कर दूंगा। अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ की सैलरी है, 12 मंथ का ही आपका रेंट, 15% सैलरी का। सैलरी की डेफिनेशन सब में सेम रहेगी। यहां पे जो सैलरी की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही है। यहां पे जो मैंने सैलरी लिखा है, ये सब जगह जो सैलरी है इन सब की सैलरी की डेफिनेशन क्या है, सेम, यही इस तरह। एंड लास्ट होटल की कंडीशन में तो फर्स्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किया, एंड सेकेंड 24% ऑफ सैलरी।
सेम रूल, फैसिलिटी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी विच एवर इज लेस, इसमें भी विच एवर इज लेस। अब आते हैं हमारे पास इनके क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे रिलेटेड, तो डिस्कस करते हैं इस पे, इनके क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे। देखिए तो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है और एक्सप्लेन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, मिस्टर एक्स जिनको एम्प्लॉयर ने एक मकान दे रखा है, कहां पर, जयपुर में, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, जिसका उचित किराया, फेयर रेंट, 10,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, बोलता है फैसिलिटी वैल्यू बताइए, तो यहां पर हमें पॉपुलेशन पे जाना है। अब इसने पॉपुलेशन तो दी नहीं है, तो जयपुर की पॉपुलेशन आपको अगर पता है कि कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जवाब क्या रहेगा। तो उसने आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, क्या 7.5% ऑफ सैलरी, क्या 10% ऑफ सैलरी, क्या 15% ऑफ सैलरी, क्या 24% ऑफ सैलरी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें क्या बताना होगा, ऑप्शन के अंदर पॉपुलेशन क्या एज्यूम करेंगे इसकी, जयपुर की, तो जयपुर मेट्रो सिटी है आपकी, तो मेट्रो सिटी क्या राजधानी है, राजधानी है तो उसके लिए क्या लेंगे, राजस्थान की राजधानी, 15% यानी पॉपुलेशन कितनी मानेंगे, वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से एबव है, एबव है तो कौन सा रूल लगेगा, 15% ऑफ सैलरी, या फिर क्वेश्चन में कह देगा उसकी सैलरी कितनी है, 5 लाख रुपए पर एनम। तो आपको क्या करना है, इसका 15% निकाल देना है। तो फैसिलिटी वैल्यू क्या आई, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की 75,000। कहता है मिस्टर एक्स कहां रहते हैं, अजमेर में, जहां की पॉपुलेशन कितनी है, 8 लाख। तो हमें क्या करना होगा, तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। अब मुझे क्या करना है, 8 है तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखिए 10 से बिलो है 7.5, तो आपका यहां पर 7.5%। $37,500 ये फैसिलिटी होगी अनफर्निश्ड की। नेक्स्ट, अगर वो कहता है कोटा में रहते हैं, पॉपुलेशन यहां की कितनी है, देन फैसिलिटी वैल्यू क्या होगा, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगी, 10% ऑफ सैलरी। ऑप्शन देगा आपको 4, उन ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना है जो आपके आंसर के अकॉर्डिंग होगा। तो 10% कितना, 50,000। मेरे पास चारों कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो एक तो डायरेक्ट आपसे पॉइंटर में पूछ सकता है कि उस पर क्या लगेगी, तो सैलरी का 7.5% अगर पॉपुलेशन इतने से ज्यादा है। अगर अमाउंट देता है तो सॉल्व करके दिखाना है, सॉल्व करना है तो उसके ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शन में आपको इसको लगाना है और जवाब देना है। क्वेश्चन ज्यादातर फैसिलिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटेल इनमें है, तो यहां लगेंगे। एक अलावेंस जो मैंने लास्ट वीडियो में डाल चुका हूं उनमें दे रखे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कितने हो गए, 3 पॉइंट इससे रिलेटेड हो गए। इन तीनों के जवाब और तीनों के क्वेश्चन, कम से कम एक के 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट ये भी और डायरेक्ट। फर्स्ट, पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख के, बताइए कितना % लगेगा उस पर सैलरी का, तो ये आपको जवाब देने, तीनों में अलग अलग अलग। सेम आगे भी हमारे पास यही रूल चलता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते रहेंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम रेंट पर। अब रेंट वाला हो तो रेंट वाले में क्या किया जाएगा, तो रेंट वाले में देखिए यहां पर किस तरह से होगा, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेंट का क्वेश्चन देखिए। मिस्टर एक्स जो कंपनी ने एक मकान प्रोवाइड करा रखा है मिस्टर एक्स को, जिसका रेंट कितना है, 10,000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं,
ठीक है, और 10,000 रुपीज पर मंथ पर मकान किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दे रखा है। तो उस कंडीशन में उनकी फैसिलिटी वैल्यू बताइए, तो क्या होगी, हम कहेंगे एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट कितना है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 और 15% ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ सैलरी हमारे पास क्या थी, 5 लाख रुपीज पर एनम। तो ये लीजिए 5 इंटू 15%, तो 15% 75,000, विच एवर इज लेस 75,000। तो मेरा आंसर क्या होगा, 75,000 उनका क्या होगा, फैसिलिटी वैल्यू होगी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की। दे सकते हैं, ये भी पूछ सकता है रेंट पे मकान लग रखा है, बोलो सैलरी का कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा, तो चारों रेटें दे रखी होगी आपको, 24, 7.5, 10, 15, क्लिक करना है, टिक करना है। ये भी हमारे पास हुआ। सैलरी पूछ सकता है, सैलरी क्या होगी, तो सैलरी जैसे यहां तो आपको रेंट ही दे रखा है, इसलिए मैंने सैलरी डायरेक्ट बेसिक सैलरी ले ली। डीए भी दे सकता है क्वेश्चन में, दोनों को ऐड करके देना है, डीए इफ है या नहीं है ये भी देखना है, इफ है तो ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो ऐड नहीं करना जबरदस्ती, बोनस अगर है तो लेंगे और ऐड करेंगे। कमीशन का भी सेम, ठीक है। ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जो अलाउंस टैक्सेबल पार्ट है वो कितना पार्ट टैक्सेबल हो सकता है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी दे दिया तो आपको अलाउंस का पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, होटल की कंडीशन में क्या कहा, मिस्टर एक्स जिनका ट्रांसफर होकर कहा इंडिया आए, तो उस कंडीशन में उन पर क्या चार्जेस लगेगा, या ट्रांसफर होकर कोटा है तो क्या रहेगा, तो यहां रहा एक्चुअल एक्सपेंसेस और होटल में रुके क्योंकि कॉटेज खाली नहीं थे, रेंट पे ले नहीं सकते थे, 10 दिन चार्ज लेने के लिए आए, 10 दिन रुके तो 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना 1.5 महीना जो भी वो रुके हैं, जब तक खाली नहीं होता उनको क्या दिया, होटल प्रोवाइड किया। तो उनका होटल यानी सैलरी का 24% और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस लेंगे। इसके अंदर अब आता है अगर ये फर्निश्ड होता तो क्या करें, क्या हो फर्निश्ड, तो फर्निश्ड होता तो क्या करते हैं, तो फर्निश्ड के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्या लेगा, तो ये देखिए हमारे पास जो भी वैल्यू निकली है उसके अंदर फर्नीचर की कॉस्ट का 10% आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 10% ऐड करने का देखिए क्या देता है, सपोज यहां पर दे रखा है इनकी सैलरी, ये आया और साथ में ऐड करेंगे अनफर्निश्ड है, ये क्या है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, आपको ऐड करना है 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, अगर फर्नीचर प्रोवाइड कर रखा है तो 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, सपोज 50,000 का फर्नीचर है तो 10% पूरे साल के लिए काउंट होगा, 10% यानी कितना हो गया 37,500 प्लस 42,500। अगर कंपनी इससे कोई रियम्बर्स करती है पर मंथ तो उसे लेस कर देंगे, लेस कैश रिसीव्ड या कैश पेड, कितना 500 रुपीज पर मंथ लेती है या 1,000 रुपीज पर मंथ लेती है, तो 1,000 इंटू 12 ये हो जाएगा हमारा फर्नीचर का फर्निश करने पर। हाँ अगर इसने रेंट पे ले रखा है तो यहां पर रेंट की कंडीशन में आ जाएगा, रेंट ऐड कर देंगे, 10% फर्नीचर की जगह क्या हो जाएगा रेंट। रेंट पे ले रखा है, जैसे कूलर अवेलेबल कराया 300 रुपए पर मंथ पर लेकर उसको दे रखा है, तो 300 इंटू 12 36 एंड टोटल कर देंगे। और अगर मान लीजिए फ्रिज कूलर टीवी सबका जो भी रहता है उसका चार्ज आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है, जो रियम्बर्स हुआ है उसको लेस कर देना। ये हमारे पास फर्निश्ड और अनफर्निश्ड की आई। अच्छा इसके अंदर साथ में एक दे रखा है गार्डनर फैसिलिटी, अगर गार्डनर दे रखा है तो यहां पर गार्डनर के लिए एक पॉइंट है बहुत अच्छा, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन में आ सकता है किस तरह से कि गार्डनर मिस्टर एक्स, पहले तो बात करते हैं गार्डनर, गार्डनर के लिए इसमें दे रखा है अगर कंपनी का खुद का मकान है, एम्प्लॉयर कौन है उस हाउस का, एम्प्लॉयर कौन है उस हाउस का, एम्प्लॉयर,
यानी ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है, तो उस कंडीशन में अगर गार्डनर की फैसिलिटी दे रखी है तो यह फैसिलिटी इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड मानी जाती है फर्नीचर में, तो इसको अलग से चार्ज नहीं करा जाएगा, ये दिया है। और अगर रेंट पर लेकर दे रखी है तो यहां पर गार्डनर की जो फैसिलिटी है उसे ऐड किया जाएगा, इसमें ना करके, यानी टैक्सेबल होता है, ये ध्यान रखना है हमें इसके अंदर। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और अच्छा है, अगर ट्रांसफर की कंडीशन होती है और एम्प्लॉय किसी भी मकान को 90 डेज या 3 मंथ एंड अबव अपने पास रखता है, 90 डेज और 3 मंथ एंड अबव अपने पास रखता है, तो उस कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और इससे भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 90 डेज और 3 मंथ से अबव क्या रहेगा, तो 90 डेज और 3 मंथ, देखिए मिस्टर एक्स जिनका ट्रांसफर कोटा से दिल्ली हो गया, कहां पर हो गया, दिल्ली में, ठीक है। अब कब हुआ, 1 फेब को या फेब के आसपास, 25 फेब को, 1 फेब ही ले लेते हैं हम तो, 1 फेब या 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2019 जो भी हो, 1 फेब को उनका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उनके पास कोटा में उनकी अंडर कस्टडी में मकान था, या आप इसको अजमेर ले लीजिए। यहां की पॉपुलेशन, मकान किसका है ये देखना है, किसका है, एम्प्लॉयर का। तो उस कंडीशन में यहां की पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन कितनी है, यहां पर, यहां दिया इसकी पॉपुलेशन 8 लाख, और यहां की तो मेट्रो जानते हैं अबव 25, अगर 25 लाख से अबव है। और ये अब इस कंडीशन में देखिए उनके पास जयपुर से अजमेर से कहां ट्रांसफर हो गया, दिल्ली में, और उन्होंने यहां से जैसे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि बाहर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, वहां पर भी एकोमोडेशन की फैसिलिटी एम्प्लॉयर से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेट्रो सिटियों में आती है। तो इसका ट्रांसफर होते ही उसने वहां पर गए, और इनकी जगह जो ट्रांसफर होके आ रहे थे उनका होम टाउन क्या था, अजमेर था, तो उन्होंने तो बहुत जल्दी वहां से क्या कर दिया, बिल्डिंग को छोड़ दिया और यहां आकर अपने मकान में रहने लग गए। और इन्होंने वहां गए, वहां जाने के बाद इन्होंने देखा कि जो मेरी जगह ट्रांसफर होके गया है उनकी बिल्डिंग खाली है, तो इन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग को अपनी अंडर कस्टडी में ले लिया। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मान लो अभी मैं नहीं लूंगा और मकान नहीं मिला तो फिर मुझे सिटी में कहीं और जगह रहना पड़ेगा, तो उसमें सबको प्रॉब्लम, बच्चों को भी छोड़ने जाना है, खुद को भी है, यहाँ सेट नहीं होगा तो, और बनी बनाई बिल्डिंग रहती है तो उनमें आराम से उनको जगह मिल जाती है, ऑफिस पास में, तो फिर बच्चों की टेंशन की इनको लेके जाना है, इतनी सी रह जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करता है, उस जगह की यानी दिल्ली का मकान भी उसने 1 जनवरी को अपनी अंडर कस्टडी में ले लिया, और अजमेर वाला मकान उन्होंने नहीं छोड़ा। जो ट्रांसफर हो गया वो तो होम टाउन गए, इसलिए वो खुद के घर पे रहने लग गया, उसने फैसिलिटी नहीं ली, तो यहां पर खाली कराने की कोई टेंशन नहीं थी। इन्होंने यहां का मकान भी खाली नहीं किया और दिल्ली का मकान भी उन्होंने अपनी अंडर कस्टडी में ले लिया, 2 मकान उनके पास हो गए। अब आता है कि दिल्ली का जो अजमेर का जो मकान है उन्होंने क्यों खाली नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनवरी है और बच्चों के एग्जाम कब है, मार्च में। अगर वो आज खाली करके जाएंगे और दिल्ली जाएंगे तो उनको पता नहीं है कि बच्चों का स्कूल कौन सा होगा, किस तरह से एडमिशन कराना है, इस चीज में उनका 1 से 1.5 महीना और बच्चों की पढ़ाई खराब हो सकती है, कोचिंग कहाँ लेंगे, कोई ट्यूशन कहाँ लेंगे, एटसेट्रा। तो उन्होंने उस पढ़ाई की खराब होने की वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई 3-4 महीने अपन यहीं रहते हैं, जब बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद अपन कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अब तो अपने पास बिल्डिंग तो आएगी, आराम से सेट हो जाएंगे वहां पर। और इस तरह से यहाँ खाली कराने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिसका ट्रांसफर हो गया है वो कहाँ है, होम टाउन, तो अपने घर में रहने लग गए। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, मार्च तक का पेपर था तो इन्होंने मार्च में पेपर चले और बच्चे फ्री हुए अप्रैल में।
तो कितने महीने इसके पास हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने। और इन्होंने अप्रैल में इसको खाली कर दिया, मार्च में चले और 25 मार्च तक लगभग खत्म हो गए, तो उन्होंने अप्रैल में यहां से ट्रांसफर होकर कहां जाके शिफ्ट हो गए, वहां पर ट्रांसफर तो पहले हो गया और यहां की बिल्डिंग उन्होंने खाली की। तो ऐसी कंडीशन में इनके पास ये जो मकान है कितने मंथ रहा, 4 मंथ। तो आपको ये जो एक्ट है 90 डेज एंड अबव या 3 से अबव रहते हैं, तो उस कंडीशन में यहां पर चार्जेस कैसे लगेगा। तो यहां का कि दोनों में से चार्जेस लगाने का रूल क्या बना, अगर किसी एम्प्लॉय के पास ट्रांसफर की कंडीशन में 3 महीने या से कम, 3 मंथ या 90 डेज से कम, अगर वो दोनों जगह के मकान अपनी अंडर कस्टडी में रखता है, तो उसके लिए रूल है कि वो जहां की पॉपुलेशन कम होगी या जहां पर कम फैसिलिटी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को चूज कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या आया, अजमेर का ऑप्शन, वो अब अजमेर को क्या कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग इनकी जो रेंट लगेगी, तो फर्स्ट 3 मंथ यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां पर जो सैलरी आएगा उसका 7.5% चार्ज लिया जाएगा बस। जबकि इसके पास दिल्ली का मकान भी है जहां पर रेट क्या चल रही है 15%, अजमेर की रेट चल रही है 7.5%। फिर भी उस पे 3 महीने तक उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो कम वाला ले सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बट 3 महीने से ज्यादा होने पर कौन से मंथ, अप्रैल भी उनके पास रहा, अप्रैल में गए यानी अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल में 10 या 15 दिन रुके या अप्रैल रुके और ट्रांसफर होने में उन्हें टाइम लगा, तो अप्रैल भी उनके पास रहा, टोटल 4 मंथ उनके पास रहा अप्रैल तक। तो उस कंडीशन में जो 1 महीना अप्रैल का था ये 90 डेज से अबव हो गया, उस कंडीशन में अप्रैल मंथ की उनके पास क्या लगेगी, तो रूल कहता है दोनों जगह का परसेंटेज ऐड करेंगे, यानी 7.5% सैलरी का क्या, सैलरी इंटू 7.5% प्लस 15% इज इक्वल टू 22.5% आप पर चार्ज लिया जाएगा। तो यहां पर जो इसका 1 महीने का फैसिलिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22.5%। ये इफेक्ट आता है। तो हमारे पास यहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर एक्स जिनका ट्रांसफर कहां हो गया, जयपुर से या अजमेर से दिल्ली हो गया है और उन्होंने 2 महीने दोनों जगह के मकान अपनी अंडर कस्टडी में रखे, बताइए उन पे चार्जेस क्या होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे 7.5%। अगर उसने सैलरी निकाल के दे रखी है तो सैलरी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऐड करेंगे और उसका कितना लगाएंगे 7.5%। अगर कहता है कि मिस्टर एक्स का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने उस मकान को, दोनों जगह के मकान को 4 महीने अपने पास रखा, तो बताइए चौथे महीने का रेंट क्या होगा, फैसिलिटी वैल्यू क्या होगी, तो हम बताएंगे 22.5% जो भी सैलरी आएगी उसका। और कहता है कि 4 महीने की फैसिलिटी वैल्यू बताइए, तो हम उसका क्या निकाल के दिखाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 महीने का ये और 4 महीने। इस तरह से आपकी इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे अगली फैसिलिटी में बचे हुए पॉइंट हम आगे डाल देंगे। थैंक यू।